हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हम लोगों ने जनरल साइंस का मतलब सामान्य विज्ञान का आज एक टॉपिक उठाया है, जो टॉपिक है वेव मोशन एंड साउंड, मतलब कि तरंग, गति और ध्वनि। इससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। इस वीडियो में ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस के आसपास होंगे। इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यह 150 क्वेश्चन कर लेने के बाद आपका यह सामान्य विज्ञान का यह टॉपिक वेव मोशन एंड साउंड जो होगा वो ऑलमोस्ट आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग इसमें बने रहिएगा। यह जो है वो एक क्यूक रिवीजन बेस्ड वीडियो है। साइंस का घटना चक्र का भी वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करवाया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तरंग ध्वनि और ध्वनि यानी कि वेव मोशन एंड साउंड आज का हमारा टॉपिक है। और सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है वो धातु में अधिकतम होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि कोई माध्यम जो है वो जितना ही इलास्टिक होगा ध्वनि की चाल जो है वो उसमें उतना ही अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धातु में। नेक्स्ट है हमारा कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति जो है वो अधिकतम रहेगी। तो किस माध्यम में रहेगी? लोहा में रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। क्योंकि माध्यम जितना इलास्टिक होगा ध्वनि की चाल जो है वो उसमें उतना ही अधिक होगी। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की जो चाल होगी वो कम होगी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, यह बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है कि ध्वनि की गति जो है वो गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, यह गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि यह जो है वो गलत है। फिर कह रहा है कि मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, यह बिल्कुल सही है। मैक संख्या जो है वो वायुयान की गति को भी प्रायः मैक संख्या से ही प्रदर्शित किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मैक संख्या बराबर क्या होता है? किसी माध्यम में वस्तु की चाल अपॉन में उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। परासर्ग ध्वनि की आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि माध्यमों दिए हुए हैं, जल दिया हुआ है, इस्पात दिया हुआ है और तीसरा नाइट्रोजन दिया हुआ है। इसमें ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में सजाने आपसे बोल रहा है। तो देखिए आरोही क्रम में इसको अगर आप सजाएंगे तो सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर होगा जल, ये वाष्प है, ये मतलब गैस फॉर्म में है, ये लिक्विड, और उसके बाद फिर सॉलिड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि कथन और कारण दिए गए हैं। कह रहा है कि अनुरण विशेषतः बड़े गिरजाघर एवं अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। देखिए अनुरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको रिवर्बिरेशन बोला जाता है, जो कि किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी हॉल की जो छतों और दीवारों से जो बहुल परावर्तन होता है, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, उसके कारण ध्वनि जो है वो कुछ देर तक सुनाई पड़ता है। उसी हम लोग क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं या फिर रिवर्बिरेशन कहलाता है। वहीं कह रहा है कि दीवारों, छत एवं धरातल से ध्वनि का प्रवर्तन हो सकता है, तो यह भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है हमारा कि ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम है क्या? माइक्रोफोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन। आगे कह रहा है कि एक रेडियो स्टेशन 819 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है, तो रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? देखिए रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3.66 इंटू 10⁻² मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं एक चीज़ याद रखिए, अगर हम लोग रेडियो तरंगे की बात करते हैं ना, तो रेडियो तरंग से याद रखिएगा इसकी खोज जो है वो मार्कोनी के द्वारा किया गया था, और इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 10⁻⁻1 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक, और इसकी जो आवृत्ति होती है वो 10⁹ हर्ट्ज से लेकर 10⁴ हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट हमारा कि ध्वनि का वेग जो है वो निर्भर करता है। तो ध्वनि का वेग जो है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा कि टेलीकास्ट किसे कहते हैं? टेलीकास्ट किसको कहते हैं? तो समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना ही क्या कहलाता है कि उसका टेलीकास्ट हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग, तो इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? सागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा इको साउंड का प्रयोग जो है वायुयान की ऊंचाई या फिर दूर स्थित पहाड़ की दूरी भी ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत जो है वो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। तो यह कौन करता है, यह करता है आयन मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल। आयन मंडल से एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो विद्युत आवेशित जो कण होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है। तो प्रतिध्वनि मतलब इको की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इको का कारण क्या होता है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन ही क्या होता है, इको का कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही जो है वो इको का कारण होता है। देखिए जो किसी भी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा जो सुनाई देने वाली ध्वनि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि या फिर इको कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन जो है वो लगभग 1/10 सेकंड तक बना रहता है। इसीलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 1/10 सेकंड का समय अंतराल भी अवश्य होना चाहिए। आगे कह रहा है कि एक स्वरित यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है। तो जब ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य जो होगा वो कितना होगा। देखिए आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा, v बराबर n लैम्डा। यहाँ पे n क्या है, तरंग की आवृत्ति है। t n क्या है, तरंग की आवृत्ति है। t क्या है, तरंग का आवर्तकाल है। और लैम्डा क्या है, तरंग की ऊंचाई है। तो यहाँ से आप लोगों ने एक चीज़ ये भी पढ़ा होगा, v बराबर लैम्डा अपॉन में टी। तो यहाँ से अगर आप कर देते हैं इसको कि 330 अपॉन में 256, तो ये कितना हो जाएगा 1.29 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। तो यह किसका उपयोग करता है, अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंगों का। अवरक्त तरंगों की खोज जो है वो हर्सल के द्वारा किया गया था और इसकी जो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो 10⁻12 हर्ट्ज से लेकर 10⁻10 हर्ट्ज तक होता है। आगे कह रहा है कि यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वो, अगर दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि ध्वनि तरंगे अपने मार्ग में रुकावट आने पर, तो ध्वनि तरंग के अगर मार्ग में रुकावट आ जाएगा तो वो क्या होगा, वो मुड़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग है, तो हवा में ध्वनि के वेग की अगर बात करते हैं तो 332 मीटर पर सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर पर सेकंड। आगे कह रहा है कि चमगादड़ की ध्वनि जो है वो कैसी होती है। तो चमगादड़ की ध्वनि की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कैसी होती है, परासर्व होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परासर्व। परासर्व से आप लोगों को पता होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जो तरंग ध्वनि होती है उसको हम लोग परासर्व कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी। तो तरंग 120 सेंटीमीटर दीर्घ होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। तो जब कोई भी तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वो ऊर्जा का परिवहन करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। नेक्स्ट है हमारा कि बेल किसकी इकाई है। तो बेल जो है वो तीव्रता की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीव्रता की इकाई है। इसका अगर हम लोग तीव्रता की बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो माइक्रोवाट प्रति वर्ग मीटर होता है और इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो बेल होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, बेल जो है वो बेल का जो 10वां भाग होता है उसको डेसिबल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी तो यह क्या देगा, यह सभी विषम हार्मोनिक्स देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी विषम हार्मोनिक्स देगा। देखिए हार्मोनिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसको हिंदी में सनांदी कहा जाता है। किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न उन सभी आवृत्तियों जो कि मूल स्वरक की पूर्ण गुणांक यानी कि मल्टीपल होती है उसको हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं। यदि किसी स्वरक की जो मूल आवृत्ति है वो अगर n1 है तो उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक्स। 2n1 है तो उसे क्या बोला जाता है, द्वितीय हार्मोनिक्स यानी सेकंड हार्मोनिक्स। 3n है तो क्या बोला जाता है, थर्ड हार्मोनिक्स। इसी प्रकार n जो संयाद की आवृत्ति होगी वो क्या होगा, n1 हो जाएगा। और अगर n जो होगा वो सम संख्या होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, इवन हार्मोनिक्स बोला जाएगा। और अगर n जो होगा वो ऑड नंबर होगा तो इसको ऑड हार्मोनिक्स यानी कि विषम हार्मोनिक्स बोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी विषम हार्मोनिक्स। नेक्स्ट है हमारा कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि डेसिबल क्या है। तो डेसिबल क्या है, यह ध्वनि स्तर का एक माप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि स्तर का एक माप है।
आगे कह रहा है कि एक जेट वायुयान है जो कि 2 मैक की वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग जो है वो 332 मीटर प्रति चाल सेकंड है, तो वायुयान की चाल जो होगी वो मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, यह पूछ रहा है। देखिए मैक संख्या अभी मैं आप लोगों को बताया, मैक संख्या होता क्या है, किसी माध्यम में वस्तु की चाल अपॉन में उसी माध्यम में ध्वनि की चाल नियत ताप और दाब पर, वही क्या कहलाता है, मैक संख्या कहलाता है। देखिए यदि किसी माध्यम से किसी वस्तु के लिए मैक संख्या का जो मान है वो 1 होगा अगर, तो इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि उस माध्यम में जो वस्तु की चाल है और ध्वनि की जो चाल है वो बराबर होगी। और अगर मैक संख्या 2 है तो उसका तात्पर्य यह हो जाएगा कि उस माध्यम में जो वस्तु है वो ध्वनि की 2 गुनी चाल से चल रही है। तो यहाँ 332 है तो यहाँ इसकी 2 गुनी चाल से यानी कि 664। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा एक्सरे की खोज किसने किया था। एक्सरे की खोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका खोज जो है वो रोंटगन के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो तरंगदैर्घ्य परिसर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁸ मीटर तक, और इसका जो आवृत्ति परिसर होता है वो 10⁻18 से लेकर 10⁻16 तक होता है। नेक्स्ट हमारा कि ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना जो है वो घटित नहीं होती है। तो यह होता है कौन सी घटना घटित नहीं होती, पोलराइजेशन की, मतलब ध्रुवन की घटना जो है वो नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन की घटना। देखिए ध्रुवन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे जैसे कि प्रकाश है उसका गुण है जो कि उनके दोलनों की दिशा से संबंधित है। तो इसमें ध्वनि तरंगे की बात कर रहा है तो इसमें ध्रुवन यानी पोलराइजेशन जो है वो घटित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारा कि ध्वनि की चाल है, तो ध्वनि की चाल कितना है, 332 मीटर पर सेकंड यानी कि 760 मील पर घंटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके स्रोत का अनुमान जो है हम लोग उसके इंटेंसिटी से लगा सकते हैं, मतलब उसकी तीव्रता से लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की तीव्रता से। देखिए जो आयाम होता है मतलब एम्पलीट्यूड जो होता है वो जितना ही अधिक होता है ध्वनि की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे क्या है, लंबवत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंबवत। नेक्स्ट हमारा कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। तो उसको कहा जाता है सोनार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, साउंड नेविगेशन एंड अरेंजिंग। नेक्स्ट है हमारा एमआरआई मशीन। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। तो प्रकाश निर्वात में चलता है क्योंकि प्रकाश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन नहीं हो सकता है कहलाती हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग का तो गुण ही होता है पोलराइजेशन, यहाँ पूछ रहा है नहीं हो सकता है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों में नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट हमारा कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। देखिए अगर बात करते हैं हम लोग कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है तो किससे, वैक्यूम से नहीं गुजर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात से। नेक्स्ट हमारा कि सूर्य की ऊष्मा जो है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो देखिए ऊष्मा का मतलब हीट, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कौन कौन से होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यही 3 मोड होते हैं हीट ट्रांसफ़र के। तो ऊष्मा जो है वो विकिरण के द्वारा यानी रेडिएशन के द्वारा पृथ्वी पर पहुँचती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है। तो वो है आयन मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। नेक्स्ट है हमारा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण की परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है पराबैंगनी किरणें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरणें। देखिए पराबैंगनी किरणें की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका उपयोग जो है वो अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेजों, अंगुली के निशाने, ये सब चीज़ें का पता लगाने में किया जाता है। साथ ही साथ सिकाई करने में तथा खाने की वस्तुओं के संरक्षण में भी उसका उपयोग किया जाता है। देखिए जो जल शोधकों यानी वाटर प्यूरीफायर्स में भी पराबैंगनी विकिरण उत्पन्न करने वाले जो लैंपें होते हैं, अल्ट्रावायलेट लैंप जिसको बोला जाता है, यूवी लैंप्स का उपयोग जो है वो बैक्टीरिया को मारने में होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मानव शरीर पर इसका हानिकारक प्रभाव होता है। इसमें त्वचा में जलन पैदा होती है और त्वचा कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी उत्पन्न होते हैं। आगे कह रहा है कि स्टेथोस्कोप जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो स्टेथोस्कोप की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि में परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि का परावर्तन। स्टेथोस्कोप की बात करते हैं तो यह एक चिकित्सीय उपकरण है जो कि शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के काम में आता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब इसका जो बनावट है, वो इस प्रकार से होता है कि रोगी जो के हृदय की धड़कन बारंबार परावर्तन के कारण डॉक्टरों के कानों तक पहुंच पाती है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिदीप्त नलिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है, तो वो क्या होता है? वो होता है परावैग्नि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परावैग्नि। परावैग्नि कितने की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो रिटर के द्वारा तरंगदैर्घ्य परिसर जो है वो 10⁻⁻8 मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक होता है। आगे कह रहा है कि एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती हुई सुनाई पड़ती है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डॉपलर का प्रभाव, यानी डॉपलर इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर का प्रभाव। देखिए, जब किसी ध्वनि जो है वो स्रोत और श्रोता के मध्य अपेक्षित गति यानी कि रिलेटिव मोशन होती है तो श्रोता को ध्वनि जो है वो स्रोत की वास्तविक आवृत्ति परिवर्तित होती हुई प्रतीत होती है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड वेव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद जो है वो निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण होगा? तो यह किसके अंतर के कारण होगा? यह जो है वो क्वालिटी के अंतर के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा केवल ध्वनि गुणता यानी कि क्वालिटी। नेक्स्ट हमारा कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वो अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अभी हम लोगों ने देखा डॉपलर इफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा जब कंपन स्वरित त्रिभुज मेज पे रखा है तो एक तेज ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। यह किसके कारण होता है? तो यह जो है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन यानी कि प्रणोदित कंपन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणोदित कंपन। देखिए, जब कंपन करते हुए किसी स्वरित द्विभुज के दस्ते को अगर हम हाथ में पकड़े रहते हैं तो बहुत ही मंद ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन यदि उस दस्ते को अगर मेज पर टिका देते हैं तो जो ध्वनि है वो तीव्र हो जाती है, क्योंकि दस्ते के कारण जो कंपन है वो मेज तक पहुंच जाता है और मेज में फोर्स वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि दूरदर्शन यानी कि टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं। तो दूरदर्शन के ध्वनि संकेत जो होते हैं वो आवृत्ति मॉड्यूलेट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति मॉड्यूलेट। नेक्स्ट हमारा कि निम्न द्रवों में से ध्वनि जो है वो सबसे तेज यात्रा करती है। तो निम्न द्रवों की अगर हम लोग बात करते हैं स्टील, वायु और निर्वात और जल में, तो सबसे तेज किस में करेगी? स्टील में करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो बंद चूल्हे यानी कि ओवन में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है ओवन में? यह किया जाता है सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव ओवन इसको कहा भी जाता है, जिसकी माइक्रोवेव की अगर हम लोग बात करते हैं उसकी खोज जो है वो हेनेटिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि शोर को किस में मापा जाता है, यानी नॉइज, तो इसको डेसिबल में मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सा तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे लंबा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे तरंगदैर्घ्य लंबा होगा 3.66 × 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट है हमारा कि हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से क्यों सुन सकते हैं? तो इसका रीजन यही होता है कि दीर्घ तरंगे की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का जो है वो कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ों की आवाज़ को सुनता है तो उसे वो आवाज़ जो है वो 2 बार सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि ध्वनि का वेग जो है वो इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 1 से पहले सुनाई दे देता है और फिर तुरंत जस्ट बाद 1 का सुनाई देता है। नेक्स्ट है हमारा कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगे का उपयोग होता है? तो इसमें अवरक्त प्रकाश तरंगे का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त। नेक्स्ट हमारा कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि ध्वनि का तारतम्य जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारतम्य जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हमारा कि पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो पराध्वनिक विमान नामक एक जो प्रघाती तरंग पैदा करता है वो ध्वनि बूम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि बूम। नेक्स्ट हमारा कि किस स्तर यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है?
तो 80 डेसिबल से अधिक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 80 डेसिबल। नेक्स्ट है हमारा कि किसी कंपनी पिंड से अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा क्या पूछ रहा है कि किसी कंपनी पिंड से अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आयाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आयाम। नेक्स्ट है हमारा कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए किसका किया जाता है, सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। नेक्स्ट है हमारा कि एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहन तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी। तो यह होगा 10 मेगाहर्ट्ज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई जो है वो सबसे अधिक होती है। तो तरंग लंबाई जो है वो सबसे अधिक रेडियो तरंगे की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेडियो तरंग। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग जो है वो रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो रात्रि दृष्टि उपकरण में क्या किया जाता है, अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवरक्त तरंग का। नेक्स्ट हमारा ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होते हैं। तो इसका उड़ान के कारण क्या होता है, तो ओजोन लेयर में बाधा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक कारण और एक कथन और कारण दिए हुए हैं। कह रहा है समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। यह गलत है। फिर कह रहा है ध्वनि की गति जो है वो परिवर्ती माध्यम से ताप पर निर्भर करती है। तो यह सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि ए गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है। तो ब्लैक बॉडी जो है वो सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर सकती है। आगे कह रहा है कि चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है। तो चमगादड़ जो है क्योंकि वो परासर्प ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वो अधिकतम सीमा क्या है जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। तो वो अधिकतम सीमा क्या है, 95 डेसिबल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 95 डेसिबल। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का। तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल अधिक होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या है। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ जो होगा वो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। नेक्स्ट हमारा जाली दस्तावेजों का पता निम्नलिखित में से किस किरणों के द्वारा लगाया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि पराबैंगनी किरणों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि जो है वो निम्नलिखित में से क्या है। तो उसको ऑडिबल ध्वनि रेंज कहा जाता है, ऑडिबल रेंज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि पराबैंगनी किरणें में ऊर्जा जो है वो किसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो पराबैंगनी किरणों में अवरक्त किरणों के कंपेरिजन में ऊर्जा जो होगी वो अधिक होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणें। नेक्स्ट हमारा कि उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। तो उसका नाम क्या है, सूक्ष्म तरंग विकिरण का जो ऊर्जा होगा वो न्यूनतम ऊर्जा होगा। नेक्स्ट हमारा कि परासर्प तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कीड़ों को नष्ट कर सकती है। यह बिल्कुल सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। सही है। यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी सही है। नेक्स्ट हमारा कि 100 डेसिबल का जो नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो यह क्या होगा, यह यंत्र कारखाने के शोर से होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति क्या होगी, वैसे ही रहेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हमारा कि घूर्णी मशीनों में गतिकीय दृष्टि से असंतुलित द्रव्यमान जो है वो उत्पन्न करते हैं, तो यह करता है कौन? कंपन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है वो डॉपलर इफेक्ट पे है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट हमारा कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणें को प्रयोग में लाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें का। नेक्स्ट हमारा कि जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो यह अपने साथ ले जाती हैं, तो जब ध्वनि तरंगे चलेंगी तो ये अपने साथ क्या लेकर जाएंगी? ऊर्जा लेकर जाएंगी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा लेकर जाएंगी। नेक्स्ट हमारा कि परासर्व तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से, तो परासर्व तरंग की आवृत्ति होगी कितना? 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप जो है वो लेपित रहती है? तो ये फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। नेक्स्ट हमारा एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है, तो रडार किसकी प्रयोग करता है? रेडियो तरंगे का प्रयोग करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगे का प्रयोग करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम के बीच, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी सक्सेसिव क्रिस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त यानी सक्सेसिव ट्राउट्स के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि पराबैंगनी किरणें को कौन अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरणें को ओजोन परत जो होता है वही अवशोषित करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन लेयर। नेक्स्ट हमारा कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो यह जो है वो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल से। नेक्स्ट हमारा कि कौन सी तरंगे जो हैं वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है ध्वनि, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि जो है वो शून्य या निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा कि कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह पूछ रहा है। सही नहीं है यही पूछ रहा है, ये वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो यही सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि जो है वो आर पार नहीं जा सकती है, यह पूछ रहा है। पानी में जा सकती है, निर्वात में नहीं जा सकती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात यानी कि वैक्यूम में। नेक्स्ट हमारा कि आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? तो सूक्ष्म तरंगे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट है हमारा कि रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर जो है वो उत्तरदायी है? तो कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल उत्तरदायी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, आयन मंडल। नेक्स्ट हमारा कि द्रव क्रिस्टल जो है वो प्रयुक्त होते हैं, तो द्रव क्रिस्टल जो है वो कलाई घड़ियों में भी यूज किया जा सकता है, पॉकेट कैलकुलेटर में भी, प्रदर्शन युक्तियों में भी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है हमारा कि हर्ट्ज जो है वो मात्रक है, तो हर्ट्ज किसका मात्रक है? यह जो है वो आवृत्ति का मात्रक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति का मात्रक है। नेक्स्ट है हमारा कि कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें की अगर बात करते हैं तो यह क्या है? ये एक आवेशित कण है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवेशित कण है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो कम से कम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना है? तो वो है 45 डेसिबल, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि घड़ी में सफ्टिक क्रिस्टल का कार्य जो है वो किस पर आधारित होता है? तो यह जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर यानी कि दाब विद्युत प्रभाव पर होता है, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति की तरंगे जो हैं वो उत्पन्न होती हैं, यह गलत है। फिर कह रहा है कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रातः तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, तो यह सही है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब सप्ताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 10⁻⁻⁷ m, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट हमारा म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को, तो म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दाब यानी कि प्रेशर। आगे कह रहा है कि ध्वनि की गति जो है वो सबसे तेज होती है, तो ध्वनि की गति जो है वो सबसे तेज जल में, वायु में, कांच में, ग्लिसरीन में, तो सबसे तेज होगी कांच में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन जो है वो किस परिघटना का प्रयोग करता है, तो यह जो है वो प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि एक लड़की जो है वो झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा, तो दोलन काल क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि लोलक की लंबाई जो है वो 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि क्या होगा, तो वो भी 4 गुना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, तो किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने जाने पर उसकी अवधि जो है वो बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा यदि, तो सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा कब, जब इसकी लंबाई जो है वो दुगनी कर दी जाएगी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगनी की जाती है तो उसकी समयावधि क्या होगा, तो जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगनी की जाती है तो उसका समयावधि यानी कि आवर्तकाल जो है वो दोगुनी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि परासर्व ध्वनि जो है वो सुनी जा सकती है, परासर्व ध्वनि जो है वो कहाँ सुनी जा सकती है, तो यह कुत्तों के द्वारा सुनी जा सकती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्तों द्वारा। आगे कह रहा है कि एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है, तो एक सुपरसोनिक वायुयान की गति जो होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। फिर आगे कह रहा है कि एक लड़की जो है वो बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, जब वो लड़की खड़ी होती है तो झूलने की जो अवधि होगी वो क्या होगा, तो वो लघुतर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो है वो हाइड्रोफोन कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफोन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिकतम होगा, तो यहाँ दे रहा है एक्स किरणें, वाई किरणें और परावैग्निक किरणें और अवरक्त किरणें, गामा किरणें हैं एक्चुअली वो, तो यह कह रहा है कि किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, तो अधिकतम किसका होगा, अवरक्त किरणें का, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता जो है वो अधिक होगी, तो वेधन क्षमता गामा किरणें का, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि परासर्व तरंगे क्या हैं, तो परासर्व तरंगे क्या है, ये श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को परासर्व तरंगे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किया जाता है, तो यह परासर्व तरंगे का किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परासर्व तरंगे का किया जाता है। आगे कह रहा है कि ध्वनि जो है वो किस रूप में यात्रा करती है, तो ध्वनि की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगे के रूप में यात्रा करती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि स्वर की गुणात्मकता जो है, तो स्वर की गुणात्मकता जो है वो विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि महिला की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है, क्योंकि महिला की पिच जो है वो अधिक होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महिला की पिच जो है वो अधिक होती है। आगे कह रहा है कि जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतपृष्ठीय भाग से अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो वहाँ क्या आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होगी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तरत्व यानी कि पिच जो है वो अधिक होगा, तो पिच अधिक किसका होगा, मच्छर के भिनभिनाहट का पिच सबसे ज़्यादा अधिक होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और इसी के कारण ये मुझे क्या लगता है, एनोइंग लगता है। फिर कह रहा है कि बिट्स का उत्पन्न होना किस घटना का परिणाम है, तो यह किस घटना का परिणाम है, सुपरपोजिशन का, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपरपोजिशन। आगे कह रहा है कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती हैं, तो एक्स किरणें जो है वो मानव अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, तो वास्तविक रूप से
वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं, तो वास्तविक रूप से एक्सरे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है। तो लाल रंग जो है वो नीले रंग से आवृत्ति में, आयाम में, तरंग दैर्ध्य में, तीनों में भिन्न होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। नेक्स्ट हमारा कि किस स्तर से अधिक की ध्वनि जो है वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो वो 80 डेसिबल से ऊपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 80 डेसिबल। नेक्स्ट हमारा कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, तो किसके द्वारा किया जाता है सूर्य के प्रकाश से अदृश्य भाग से। तो यह कुछ बैक्टीरियों के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जी का मान क्या होगा, घटेगा, तो बढ़ेगा ये। नेक्स्ट हमारा स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगाने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है प्रत्यानयन बल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि कल्पना करें कि पृथ्वी के मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया जाता है, उस छिद्र में एक टुकड़ा डाला जाता है, तो क्या होगा। तो टुकड़ा जो है वो केंद्र के आवागमन की गति करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि सेकंड लोलक की काल अवधि कितना होता है। तो सेकंड लोलक की काल अवधि कितना होगा, 1.5 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है कि सेकंड लोलक की काल अवधि कितना होगा। देखिए उसका टाइम होगा कितना, 2, तो उसका 1/2 यानी 0.5 सेकंड होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि टेलीविज़न पर सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद सामान्य तौर पर किस कारण रिसीव नहीं होता है। तो यह किस कारण, पृथ्वी की गोलाई के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। तो यह करीब करीब कितनी होती है, 85 डेसिबल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि। दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में वक्रित हो जाती है, यह गलत है। फिर कह रहा है रेडियो तरंगे की प्रकृति जो है वो विद्युत चुंबकीय है, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है तो क्या होगा। तो क्या होगा, VA जो होगा वो स्मॉलर होगा VW से, और VW जो है वो स्मॉलर होगा VS से। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद एयर में। नेक्स्ट हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है। तो वो है 45 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि एक जैव पद्धति में जिसमें परासर्ग ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो एक जैव पद्धति जिसमें परासर्ग ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो है सोनोग्राफी। नेक्स्ट हमारा दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, तो ये आयाम मॉड्यूलन के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे क्या है, ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो यह डॉपलर प्रभाव द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव द्वारा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल जितने भी क्वेश्चंस थे मतलब तरंग, गति और ध्वनि यानी कि वेव मोशन और साउंड से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो यह टॉपिक जो है वो आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह जो मैं टॉपिक वाइज उठा के आप लोगों को कहीं ना कहीं से एक एक वीडियो दे रहा हूँ, यह जो है वो आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।